નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, વીઆર લાઈવના વીઆર સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે. ચૂંટણીનો માહોલ ગુજરાતમાં જામતો જાય છે અને વિધાનસભાના પ્રથમ ચરણની ચૂંટણીનું મતદાનના દિવસો હવે જાજા રહ્યા નથી. દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં મતદાન થવાનું છે. એ પછી બીજા ચરણમાં અમદાવાદ સહિત મધ્ય ગુજરાત, ઉત્તર ગુજરાતના મત વિસ્તારોને આવરી લેવાશે. હતું કે મુદ્દાઓમાં વિકાસની રાજનીતિની વાત આવશે, પોતાનું એક સપનું કે ગુજરાત કેવું બનાવીશું એની વાતો આવશે. પરંતુ ક્યાંક મુદ્દાઓ ભટકાતા રહ્યા છે, ક્યાંક મુદ્દાઓને એક ડાયવર્ઝન આપવાની કોશિશ થઈ છે. અને વિશદ ચર્ચા આજે રાષ્ટ્રીય સ્તરના નેતા, ભારતીય જનતા પાર્ટીના એક વરિષ્ઠ નેતા એવા સુધાંશુ ત્રિવેદીજી સાથે આપણે વાતચીત કરીશું આજના આ कार्यक्रम वीआर स्पेशल में. नमस्कार सुधांशु जी, आपका स्वागत है. सुधांशु जी, मैंने जब जो बोला कि चुनाव में कौन से मुद्दे अभी ज़्यादा प्रभावित किए गए हैं, ज़्यादा चर्चा में आए हैं, आपकी नज़र में कौन से मुद्दे हैं वो? देखिए, हमारी तरफ से मुद्दे बहुत स्पष्ट हैं. एक विकास, दूसरा जन कल्याण के कार्य जो विगत 25-27 वर्षों में हमारी विभिन्न विभिन्न सरकारों ने किए, और विशेषकर पिछले 21 वर्षों में जब से श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने और उनके पहले सीधे कार्य के द्वारा और बाद में उनके मार्गदर्शन के द्वारा हमारी अन्य सरकारों ने किए. और तीसरा है गुजरात की अस्मिता और गौरव की स्थापना. ऐसे एक उदाहरण के लिए बताना चाहूँगा. जैसे विकास का प्रतीक सरदार सरोवर योजना कितने ज़माने से की हुई थी. गुजरात के उस कच्छ सौराष्ट्र के क्षेत्र में जहाँ पानी की कमी थी, और एक दौर ऐसा था जब लोग ये कहते थे यहाँ पानी आ ही नहीं सकता, और उसके लिए क्या क्या बाधाएं नहीं उत्पन्न की गई, राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, कानूनी दृष्टि से, और राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक से कि वर्ल्ड बैंक से फंडिंग रोक दी जाए, सब कुछ. परंतु मोदी जी के भागीरथ प्रयत्न से वह स्वप्न साकार हुआ, और उस क्षेत्र की वो महिलाएं जो अपने सर के ऊपर गागर रख के जाने को बाध्य थी, उनके सर का वो बोझ भी समाप्त हुआ. परंतु उसी के साथ मैं ये भी कहूँगा, पानी का अर्थ पानी भी होता है, और पानी का अर्थ आपके चेहरे की तेज चमक और मान सम्मान भी होता है. तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में पानी भी पहुँचाया, और गुजरात के पानी की रक्षा भी की उन शक्तियों से जो पानी लाने के भी विरुद्ध थे, और गुजरात का यानी मान सम्मान गौरव का पानी बना रहे उसके भी विरुद्ध. तो हमने दोनों की को आगे बढ़ाने का लक्ष्य, विकास भी, गुजराती अस्मिता भी, और जन कल्याण. सुधांशु जी, आपने जो सरदार सरोवर डैम की बात की, सरदार सरोवर डैम के खिलाफ जो मेघा पाटकर थी, राहुल जी के साथ वो पद यात्रा में हम लोगों ने देखा, सब लोगों ने देखा है. ये क्या मैसेज गया है कि गुजरात की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है कि क्या हो रहा है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने गुजरात के विकास को अवरुद्ध करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, और जैसा मैंने आपसे कहा, उसके लिए कानूनी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक दबाव बनाया. जिन्होंने डंके की चोट पे कहा था कि यहाँ कभी पानी नहीं आ सकता, सरदार सरोवर डैम की हाइट न बढ़ने पाए, इसके लिए क्या क्या नहीं किया गया. याद करिए, वो उस समय 96, 97, 98 के दौर में तत्कालीन इन्वायरमेंटल मिनिस्टर सैफुद्दीन सोज साहब ने पूरा अपना वीटो लगा दिया कि ये हाइट न बढ़ने पाए. और मेधा पाटकर उस विचार की प्रतीक है, उस व्यवस्था की प्रतीक है जिसने विकास को रोक दिया. कारण जानते क्या? हमारा लक्ष्य है गुजरात की समृद्धि, संपन्नता, और उनका लक्ष्य है विपन्नता. क्यों? ये एक कहावत है, उसे कहेंगे कि हमारे लिए कि गुजरात के एक एक व्यक्ति के हाथ में धन भी आए, सम्मान भी आए. तो प्रॉस्पेरिटी शुड बी द कैपिटल, बट इन देयर आई पॉवर्टी इज द कैपिटल. वो ये चाहते हैं कि लोग गरीब बने रहें, अविकसित बने रहें, ताकि उसी को आधार बनाकर राजनीति होती रहे. और ऐसे लोग जब राहुल गांधी जी की तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में चलते हैं, तो लगता है कि उसमें जिन लोगों ने 20 साल गुजरात की अस्मिता पे आघात किया, लगता है कि उस यात्रा में भारत से जुड़ाव कम
और गुजरात से दुराव अधिक दिखाई पड़ रहा है। पहले के इलेक्शन में सोनिया जी ने बोला था नरेंद्र भाई को मौत का सौदा कर। अभी ये मधुसूदन मिस्त्री उनके एक वरिष्ठ आगेवान, कांग्रेस पक्ष के आगेवान है, उन्होंने बोला है कि नरेंद्र भाई की औकात हम बता देंगे। ये शब्द प्रयोग राजनीति में अच्छे हैं, कैसे लगते हैं आपको? भारतीय राजनीति में निरंतर शब्दों की गरिमा गिरती जा रही है और इस चुनाव में जिस तरह के शब्द प्रयोग किए गए वो उसके निम्नतम स्तर का प्रतीक है। और दुर्भाग्य से उसकी भी शुरुआत 2007 में गुजरात के चुनाव से हुई थी, जब सोनिया गांधी जी ने मौत के सौदागर शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद क्या क्या शब्द नहीं बोले गए मोदी जी। अरे वहां एक तो पक्ष, दूसरा याद करिए 2014 के लोकसभा चुनाव में एक नेता ने कहा था मोदी जी की बोटी बोटी काट डालो, इस ढंग का शब्द। और जिसने चाय बेचने वाला, तू चाय बेच और वो सब तो अलग है, जिसने कहा बोटी बोटी काट डालूंगा, महत्वपूर्ण बात यह है कि वो इमरान मसूद कांग्रेस का नेता नहीं था, वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का नेता था। और अगले दिन राहुल गांधी जी उसके लिए चुनाव प्रचार करने चले गए और मोदी जी की बोटी बोटी काटने वाले के वक्तव्य देने वाले व्यक्ति को कोटि कोटि नमन करके अपनी पार्टी में लाके उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना दिया। वैसे अब उनकी पार्टी भी छोड़ के चला गया। अब अभी कुछ महीने पहले की बात है, मोदी जी के मृत्यु की कामना की जा रही थी कहीं झारखंड के वरिष्ठ नेता उनके द्वारा, तो कहीं उनके महाराष्ट्र के एक नेता के द्वारा, उनका नाम भूल रहा हूं क्या था, और मौत के प्रकार तक बताए जा रहे। अब मधुसूदन मिस्त्री जी इतने वरिष्ठ नेता होकर औकात बताने की बात करते हैं। मुझे लगता है ये राजनीति में गिरते हुए स्तर का प्रतीक। और जहां तक हम औकात की बात कहना चाहेंगे तो औकात जनता बताती है। आज मैं कहना चाहूंगा गुजरात की वह धरती जहां से महात्मा गांधी जी निकले, जिन्होंने स्वराज और हिंद स्वराज की अवधारणा दी, स्वतंत्रता के समय संपूर्ण भारत को एकाकार करने वाले सरदार पटेल निकले, और स्वतंत्रता के बाद भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, और यदि मैं कहूं कि 21वीं सदी में भारत के मान सम्मान और स्वाभिमान के अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसी गुजरात की धरती से निकले। ये जनता ने और उनके कार्यों ने उनको वहां तक पहुंचाया, और उनके लिए ढंग का शब्द का प्रयोग करना, मैं कहूंगा 21वीं सदी में गुजराती स्वाभिमान और अस्मिता के सबसे बड़े प्रतीक का अपमान करना है, जो श्री नरेंद्र मोदी। सुधांशु जी, जो श्रद्धा और आफ्ताब की जो स्टोरी हम मीडिया में पढ़ते हैं, देखते हैं, हम लव जिहाद का उससे बड़ा खराब कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। क्यों सरकार, मोदी जी की सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून स्ट्रांग नहीं बना? देखिए, एक बात तो मैं कहना चाहूंगा कि लव जिहाद के विषय में ऐसा प्रचारित किया जाता है जैसे कोई ये भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार ने इस शब्द को शुरू किया, ईजाद किया। परंतु वास्तविकता यह है कि शब्द का सबसे पहले प्रयोग केरल के कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने किया। और किस संदर्भ में किया? 90 के दशक में केरल पुलिस की एसटीएफ ने तकरीबन 5000 केसेस की स्टडी की, जिसमें यह पाया गया कि व्यवस्थित रूप से, स्ट्रक्चर्ड रूप से मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों दोनों को टारगेट करना है। और फिर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला, यह कोई सामान्य स्वाभाविक प्रेम के विषय नहीं है, ये एक व्यवस्थित टारगेटेड कन्वर्जन के विषय हैं। और वो रिपोर्ट केरल के हाई कोर्ट में सबमिट की गई और वहां से यह विषय आया। इसलिए पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये एक खतरनाक चीज थी और इसको जो संघ और भाजपा पर चस्पा करने का प्रयास किया जाता है वह गलत है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि हमें अपने बच्चों को भी समझाना चाहिए, और बच्चों से मैं कहना चाहूंगा, भाई पहले पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए, अपना कैरियर बनाइए, और किसी अन्य चीज पर उसके बाद ध्यान दीजिए, और बहुत सावधानी से रखिए। पता नहीं कब छलावरण में, यानी एक दूसरा आवरण ओढ़ के आपको साधु के वेश में शैतान मिल जाए, यह ध्यान रखने की जरूरत है। और किसी भी प्रकार की बात हो अपने माता पिता से अवश्य शेयर करें, उसमें अहम भाव मत रखें, अन्यथा जीवन में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हमें कम से कम अपने बच्चों को भी यह शिक्षा देनी चाहिए। ये इतनी दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, और उससे बड़ी दुखद जानते हैं
देखिए जो कुछ हुआ उसके बाद आप देखिए आफताब के सोशल मीडिया अकाउंट पे ऐसी बातें मीडिया में क्या क्या कमेंट किए जा रहे हैं जिन्हें बोलना अपने आप में मतलब हृदय विदारक होगा कि 35 टुकड़े करने के बाद लोग उसकी सराहना कर रहे हैं, कोई उसको बड़ा समर्थन दे रहा है, प्रशंसा कर रहा है, अच्छा किया वगैरह वगैरह। ये दर्शाता है कि ये विषय सिर्फ दो लोगों के बीच हुए किसी प्रेम संबंध की दुखद परिणति का नहीं है, ये विषय एक घृणित मानसिकता का है जो बाद के भी सोशल मीडिया के रिएक्शंस में दिख रहे हैं। चुनाव के वक्त सामान्यतः एंटी इनकम्बेंसी देखी जाती है। 27 साल बीजेपी का शासन गुजर के रहा है, यहाँ एंटी इनकम्बेंसी आपने देखी है, लोग क्या सोचते हैं? देखिए मैं ऐसा लगता 2001 में जब मोदी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने तो 90 के दशक और 2000 का दशक पूरे भारत में एक अवधारणा थी एंटी इनकम्बेंसी, जो आप सामान्यता जिसकी सरकार आती थी उसके खिलाफ वातावरण बन जाता था और फिर वो चुनाव हार जाता था। परंतु गुजरात ने वह ट्रेंड परिवर्तित किया, प्रो इनकम्बेंसी, अच्छा कार्य करेंगे जनता पुनः आपको समर्थन देगी, पुनः जनादेश देगी, और बारंबार हमें समर्थन मिला। और आप देखिए वो प्रो इनकम्बेंसी का ट्रेंड जो गुजरात से शुरू हुआ वो देश में भी जाके स्थापित हुआ। 2019 में मोदी जी जवाहरलाल नेहरू जी के बाद देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने जो लगातार 2 बार जनादेश के द्वारा बने और पिछली बार से अधिक जनादेश पाके स्पष्ट बहुमत के प्रधानमंत्री बने। यहां मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी उसमें नहीं थी, जो लगातार 2 बार बहुमत प्राप्त करके जनादेश से प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, तो मोदी जी ने वो किया। और आप देखिए ऐसे राज्य, मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, वहां 1985 की इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद के चुनाव को अगर छोड़ दें तो तकरीबन 60 सालों से 55-60 सालों से कोई गवर्नमेंट रिपीट नहीं हुई थी। रिपीट हुई, उत्तराखंड में रिपीट हुई। तो मैं तो यह कहना चाहूंगा कि गुजरात ने जो ट्रेंड स्थापित किया वो राष्ट्रीय स्तर पर भी स्थापित हुआ, अन्य राज्यों में भी स्थापित हुआ, तो मानी हुई बात है। अब तो उस ट्रेंड को और आगे बढ़ाते हुए एक बड़े मुकाम तक ले जाने का निर्णय इस चुनाव में गुजरात की जनता देगी। सुधांशु जी, आपने हमारे सवाल का एक जवाब नहीं दिया। वो सवाल था कि लव जिहाद का कानून इस देश में बनना चाहिए या नहीं। आपने अपने बच्चियों को एक सलाह दी, मगर कानून हो तो कब कुछ अच्छा हो। देखिए किसी भी विषय पर जनता के हित में कानून बनाने के लिए सरकार सदैव सतर्क और सजग रहती है। जहां पर जो आवश्यकता होती है सरकार उस विषय में निर्णय लेती है। परंतु ये मैंने इसलिए कहा कि यह विषय सिर्फ कानून से समाप्त होने वाला नहीं। जब तक हम उस पर सतर्कता सजगता नहीं रखेंगे, समाज से लेके परिवार से लेके व्यक्तिगत स्तर तक, तब इसका समाधान होगा। अब उदाहरण के लिए यदि आप देखें कि आज कानून में बहुत सारी विसंगतियां भी हैं जिसका कि लोग उपयोग कर लेते हैं। अब उदाहरण के लिए अगर लिविंग रिलेशनशिप है उसको डिफाइन कैसे करेंगे? अब उसमें कौन व्यक्ति क्या स्टैंड ले रहा है, इसलिए मैंने कहा कि भाई 2 बालिग लोग क्या कर रहे हैं, इसको आप कितना कानून से बांध पाएंगे सोचने की बात है, और कितना विचार और संस्कार से बांध पाएंगे ये सोचने का विषय है। इसलिए मैंने कहा कानून की जब जहां जैसी जरूरत होगी। हमने महिलाओं के हित की अगर बात हो तो आप देखिए बलात्कारियों की सजा बढ़ाने से लेके नाबालिग बच्चियों से बलात्कार के लिए मृत्युदंड की सजा देने से लेके जो गर्भवती महिलाएं थी उनको 6 महीने की पूरी सैलरी के साथ वेतन देने से लेके अनेक कार्य किए हैं महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। तो जब जहां जरूरत हुई है कानून भी प्रयोग किया है, परंतु यह विषय ज्यादा मैं कहूंगा सूक्ष्म है, ज्यादा जटिल है, तो इसलिए इसमें सामाजिक पक्ष, पारिवारिक पक्ष और व्यक्तिगत पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। विपक्ष के लोग ज्यादातर ये मुद्दा उठाते रहते हैं कि ओल्ड जो पेंशन स्कीम है कर्मचारी के लिए हम लाएंगे। भाजपा का क्या जवाब है? ओल्ड पेंशन स्कीम के स्थान पर दूसरी पेंशन स्कीम बनाने का विषय 2003 में आया और वो पूरी तरीके से स्थापित हुआ कांग्रेस की सरकार के जमाने में। पूछना चाहता हूं 2004 से लेके आज 22 हो गए, 18 साल, 2019-20 से पहले कितने राज्यों में लागू किया था? लागू तो इन्होंने किया ना, कितने राज्यों में चेंज किया?
अभी कहते हैं कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किया राजनीतिक दृष्टि से, पूछिए पंजाब में रहे इतने साल किया, कर्नाटक में थे किया, और पूरे 10 वर्ष तो केंद्र में भी सत्ता और राज्यों में भी सत्ता, उस समय तक अधिकांश राज्यों में इनकी सत्ता थी। इसीलिए कहते हैं कि हाथी के खाने के दांत और हैं, दिखाने के दांत और हैं, और इसीलिए हम कहते हैं भारत की राजनीति में जो विश्वसनीयता का संकट है, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, कांग्रेस उसकी प्रतीक हो गई है। कहती कुछ है और करती कुछ है, इसलिए ही यह समस्या उत्पन्न है। कॉमन सिविल कोड इस देश में कब प्रस्तावित होगा? कॉमन सिविल कोड संविधान निर्माताओं का मूल भाव था, संविधान के नीति निर्देशक तत्वों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, और कम से कम आधा दर्जन बार सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये कह चुका है कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, और इन सारे विषयों के ऊपर सरकार ध्यान रखे। और अगर आप देखें तो आज ट्रिपल तलाक, हलाला, तलाक के बिद्दत, मेहरम, ये सारी चीजें जो समाप्त हुई हैं, तो हम उस सकारात्मक दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। परंतु हम यह पूछना चाहेंगे हमारे विपक्षी दलों से, कॉमन सिविल कोड हमारे हर मैनिफेस्टो में, आज से नहीं जनसंघ के जमाने से हमारा स्टैंड बहुत स्पष्ट है कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, और जब जैसी परिस्थिति और शक्ति हमें मिली है, हमने अपने सभी एजेंडा को लागू करने का प्रयास किया। पर मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, उनका कॉमन सिविल कोड पे स्टैंड क्या है? वो ये कह रहे हैं क्या कि कॉमन सिविल कोड नहीं होना चाहिए? ठीक है, बल्कि मैं इसमें एक शब्द और कहना चाहूंगा, भारत दुनिया का इकलौता सेकुलर राष्ट्र था जहां पर शरिया के विधान संविधान के हिस्से थे। इसलिए मैं कहता हूं ये संवैधानिक दृष्टि से 2014 से पहले ये एक प्रकार से आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। अन्यथा मैं विनम्रता और चुनौती से पूछता हूं, कोई एक ऐसा सेकुलर देश बताइए जहां, शाबानो के इसका उदाहरण देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय और शरिया में मतभेद हो तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय संसद में रौंद कर शरीयत को उसके ऊपर कर दिया गया हो। यह सिर्फ भारत में था। अब मोदी जी के नेतृत्व में हम उसे ट्रू नेशनल देश बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब कोई कहेगा कि इसमें अटल जी का भी दौर था। हाँ, उस समय हमारे पास इतनी शक्ति नहीं थी कि हम परिवर्तन कोई कर सकते, इसलिए 2014 के बाद हम इस देश को ट्रूली सेकुलर कंट्री यानी एक वास्तविक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अन्यथा मैं पुनः पूछता हूं, यदि कोई भी व्यक्ति मुझे बता दे कोई एक गैर मुस्लिम देश या सेकुलर देश का नाम जहां शरिया सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हो, जहां ट्रिपल तलाक होता हो, जहां मेहरम हो, तलाक की बिद्दत हो, हज सब्सिडी मिलती थी, मौलवियों को तनख्वाह मिलती थी, वक्फ बोर्ड था, सिर्फ मुस्लिम देशों में होता था। इसलिए हम कहते हैं यह आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था संवैधानिक दृष्टि से। मतलब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान बांग्लादेश मुस्लिम राष्ट्र बने और भारत आंशिक मुस्लिम राष्ट्र हो गया। यानी वहां परचमे हिलाल और यहां एक समुदाय का जलवायु जलाल। पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट भी आना चाहिए, ऐसा कोई लोग पूछते हैं। राष्ट्र के कोने कोने से आवाज आती है कि पॉपुलेशन कंट्रोल होना ही चाहिए। आप क्या मानते हैं? जनसंख्या नियंत्रण एक गंभीर चुनौती है। मैं उदाहरण के लिए बोलना चाहूंगा कि जब हम लोग बच्चे थे, मैं 80 के दशक की बात कर रहा हूं, जहां से हम लोगों को अर्लीस्ट मेमोरी है। 1981 की जनगणना में भारत की जनसंख्या 68 करोड़ थी। आज यदि 2021 की जनगणना आएगी तो 135 करोड़ से ऊपर आएगी, यानी 40 वर्ष में हम डबल हो गए। अर्थात अगर यही गति रही तो 2061 में हम 250 करोड़ होंगे, अर्थात 2100 में हम 550 करोड़ होंगे। तो अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि अगली 2-3 पीढ़ियों में, 3-4 पीढ़ियों में देश कहां पहुंचेगा, तो मेरे विचार से अगर इसमें भी किसी को राजनीति या सियासत नजर आता है, इसमें भी किसी को सांप्रदायिकता नजर आती है, तो मैं कहूंगा वो देश के भविष्य के साथ बहुत खतरनाक खेल है। मोदी तब उन्होंने एक कानून बनाया था कि 2 बच्चे वाले ही पंचायत का इलेक्शन वो लड़ सकते हैं। तीसरा बच्चा होता है तो अपने आप को गैरलायक घोषित होते हैं। विधायकों के लिए, सांसदों के लिए ऐसा कानून क्यों नहीं बनता है? देखिए, ऐसा जो प्रयास मोदी जी ने किया था बहुत अच्छा प्रयास था, और बाद में कई राज्यों ने
उसका अनुकरण किया, उसको लागू किया। उत्तरोत्तर इसी प्रकार से समाज में जागरूकता और इस तरह के प्रयासों के लिए स्वीकार्यता आएगी, क्योंकि देखिए राजनीतिक निर्णय लेना है तो हम इसमें सभी दलों की स्वीकार्यता के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र की सहभागिता से संबंधित है। तो मुझे लगता है कि जो जो वातावरण बनेगा तो कोई चाहे या न चाहे वो इन विचारों को मानने की तरफ उसे बाध्य होना ही पड़ेगा, क्योंकि परिस्थितियां वो दिखा रही हैं। सुधांशु जी, ये इंटरव्यू हम समाप्त करने जा रहे हैं, मगर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि गुजरात की जनता को अगर कोई मैसेज आप देना चाहते हो, क्या देख के वो वोट डाले? गुजरात की जनता से मैं अपील करना चाहूंगा कि वह धरती जहां से महात्मा गांधी और सरदार पटेल साहब निकले, आज श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो उसी धरती के सपूत हैं, 21वीं सदी में भारत महान भारत बनने की तरफ प्रखरता के साथ आगे बढ़ रहा है, और भारत के इतिहास की हर करवट में गुजरात ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस परिस्थिति में वो सिर्फ साथ ही नहीं देगा बल्कि अग्रणी भूमिका निभाएगा, और एक महान भारत को साकार करने का जो अमृत काल का, स्वतंत्रता के अमृत काल का संकल्प है, उसमें गुजरात का यह चुनाव इतना प्रभावी और बड़ा जनादेश देगा कि वो एक मील का पत्थर साबित होगा। यह मेरी गुजरात की जनता से अपील है। थैंक यू सुधांशु जी। દેશની જ માત્ર ગુજરાતની નહીં પણ દેશની રાષ્ટ્ર નિર્માણની પણ વાતો એમની સાથે થઈ અને એમણે કેટલીક બાબતોમાં કેટલીક પ્રસ્તાવ પણ કરી કે ઘણી બધી કન્ફ્યુઝન છે કે લવ જિહાદ શબ્દ એ ભારતીય જનતા પાર્ટી અથવા આરએસએસની શાખામાંથી ઉદ્ભવેલો એક શબ્દ છે, પરંતુ એની ઉત્પત્તિ કેરાલાથી થઈ, કેરાલાના રેકોર્ડ ઉપર આવ્યું, તો એ બધી વાતો એમણે આપણે વાત કહી। થેન્ક યુ। वो भी कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के वी एस अच्युतानंदन। थैंक यू सुधांशु जी, आभार।